बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो के अंदर इनपुट वर्कशीट्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा की बात की थी, जिसमें हमने वर्कशीट 2, 3, 4, 5 के अंदर जनरल इनपुट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो में हमने डाटा इंसर्ट किया था। जो प्रिंसिपल यूज होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, उस प्रिंसिपल के बेस के ऊपर हमने यहाँ पर डाटा जो था वो इंसर्ट किया कि अगर हमने सही इंफॉर्मेशन वर्कशीट 2, 3 और 4 के अंदर और 5 के अंदर हम इंसर्ट करेंगे तो यकीनन जो हमारी आउटपुट वर्कशीट्स हैं, जो शीट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 है, तो इसके अंदर वो जो कैलकुलेशंस होंगी वो करेक्ट होंगी। अगर हमने मिस्टेक्स की इन पांचों शीट्स के अंदर, जो यकीनन हमारी जो आउटपुट्स होगी वो गार्बेज इन और गार्बेज आउट के तहत हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन क्या होगी, गलत होगी। अब मैं जाता हूं आपके सामने की फाइनेंशियल डाटा के ऊपर। जब इस वर्कशीट को आप देखते हैं तो इस वर्कशीट के अंदर वही मिलियंस इन पीकेआरस, ठीक है ना, ईयर वाइज 21, 22, 23, 24 एंड 25 है। अब जो सबसे पहले आते हैं तो हम देखते हैं कि की फाइनेंशियल डाटा है पड़ा, और कौन कौन सा की फाइनेंशियल डाटा है। कैश फ्लो या लिक्विडिटी इंडिकेटर्स हैं, वैल्यूएशन इंडिकेटर्स हैं, लीवरेज है और ऑपरेटिंग इंडिकेटर है। ठीक हो गया। हमने जैसे कि पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर सेल का कलर येलो होगा तो इट मीन्स कि हमने डाटा इंसर्ट करना है। अगर इस सेल का कलर वाइट है तो इट मीन्स कि वो कैलकुलेशंस है। तो इस सूरत में अगर देखेंगे तो ईपीटीटीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमार्टाइजेशन जो है वो हमारे पास जो इंडिकेटर आ रहा है यहाँ पे, ओके, तो इसकी तमाम की तमाम जो सेल्स हैं वो क्या हैं, वाइट हैं। तो इट मीन्स कि जो जो वैल्यूज हैं ये इसने जो हमारे पास शीट 2, 1, 2, 3, 4 से है इसको क्या किया है, पिक किया है। अब वहां से जब ये डाटा पिक हुआ तो पिक होने के बाद यहाँ पर वो डिस्प्ले हो रहा है, तो हमें बता रहा है कि इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्या है, कैपिटलाइज इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्या हैं, और इनकम टैक्स एक्सपेंसेस, रिजर्व चार्जेस और अप्रिसिएशन एंड अमार्टाइजेशन, इस तरह से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अप्रिसिएशन एंड अमार्टाइजेशन, और इस तरह से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अप्रिसिएशन अमार्टाइजेशन मार्जिन कितना है उसने हमें कैलकुलेट करके यहाँ पर दे दिया। ओके, इसकी किस तरीके से इंटरप्रिटेशन की जाएगी, दैट इज बेसिकली हेल्पफुल। आप ले सकते हैं इसको बुक से, ठीक है, क्योंकि इधर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कोट करूंगा कि हाउ डिड वी कैन हेल्प इट। फॉर द रेस्ट ऑफ ये होगा कि हमने जो इसकी वर्किंग है, वो हम जो डिस्कशन है वो फर्दर हम वीडियोस के अंदर और या बुक्स के अंदर से इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह से जब हम फ्री कैश फ्लो में आते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग कैश फ्लो का डाटा पिक करेगा, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो का डाटा खुद पिक करेगा, प्रेफर्ड डिविडेंड का डाटा खुद पिक करेगा, रिडम्पशन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का डाटा खुद पिक करेगा, और अदर क्रिटिकल कैश फ्लोज जो हैं जो सस्टेन बिजनेस के लिए हमें चाहिए हैं, तो हमने ये डाटा खुद देना है। ठीक है, अगर वो आउटफ्लोज हैं तो नेगेटिव बैलेंस होगा, इनफ्लोज है तो वो पॉजिटिव बैलेंस होगा। इस तरह से हमारे पास फ्री कैश फ्लो का जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट होगा ऑटोमेटिकली। इसी तरह से वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का डाटा उसने खुद पिक करना है, तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू को खुद कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम की तमाम वर्किंग कैपिटल्स का बैलेंस नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमें क्लैरिटी हो गई कि क्या नाम है, ये ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेट करके दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई येलो सेल नहीं है। लिक्विड कैपिटल में आते हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस खुद पिक करेगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का बैलेंस खुद पिक करेगा, अकाउंट रिसीवर्स का खुद पिक करेगा अगर नोट रिसीवेबल्स हैं, क्योंकि हमने नोट रिसीवेबल्स का जो बैलेंस था वो हमने सेपरेट नहीं मेंशन किया था। तो इस सूरत के अंदर अ, हमारा यहाँ पे येलो सेल अगर अलहदा से हमारे पास ऐसे नोट्स रिसीवेबल्स हैं तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखेंगे एसेट साइड्स के ऊपर अगर अवेलेबल है तो मैं मेंशन कर देंगे, वरना हम इसको जीरो रखेंगे। इसी तरीके से टोटल करंट लाइबिलिटीज का हमें कैलकुलेट हो जाएगा, नेगेटिव बैलेंस है, और टोटल लॉन्ग टर्म डेट का नेगेटिव बैलेंस है, और प्रेफर्ड लाइबिलिटी प्रेफर्ड इक्विटी का इसने खुद बैलेंसेस को पिक करना है, और हमें लिक्विड कैपिटल की वैल्यूज को कैलकुलेट करके दे देना है। फर्दर आ जाते हैं वैल्यूएशन इंडिकेटर्स के अंदर, और वैल्यूएशन इंडिकेटर्स के अंदर जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक है, इसने ये सारी वैल्यूज खुद पिक की हैं, तो ये हमें कैलकुलेट करके दे देता है कि कॉमन स्टॉक या प्रेफर स्टॉक का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का स्टॉक कितना है। इसी तरह से अगर प्रेजेंट वैल्यू में आए तो यहाँ पर हमें जो नॉर्मलाइज कैश फ्लो वेटेज है हमने ये वैल्यूज को खुद देना है, और नॉर्मलाइज कैश फ्लोज के ऊपर क्या कहना है, फर्दर जो है यहाँ पे हमें बताता है कि इसका जो वेट है, और ठीक है ना, वो हमने देना है, और उसको हमेशा 100% इंश्योर करवाना है। फिर आ जाता है नंबर ऑफ फ्यूचर पीरियड्स कितने हैं।
जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने 15 साल लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 15 लिखेंगे। अच्छा जी, नॉर्मलाइज कैश फ्लो का बैलेंस इसने ये खुद कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है जो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, अगर 11% है तो 12% है, 13% है, डिपेंडिंग अपॉन इस वक्त बैंक्स क्या ऑफर कर रहे हैं, तो हम वो रेट यहाँ पर देंगे। इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है, और आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेलिंग प्राइस है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पर हमने अगर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है पर उस बिजनेस को तो कितने मिलियंस में होता है तो हमने यहाँ पे मेंशन करना है, तो इस तरह से हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस जो है वो कैलकुलेट कर कर दे देगा। ओके, अब आ जाते हैं रेवेन्यू मल्टीप्लायर के ऊपर, और हमारे पास जो रिसेंट ग्रॉस रेवेन्यू है वो खुद कैलकुलेट करके देगा, और एवरेज जो कंपैरेटर रिवर्स मल्टीप्लायर है ये हमें वैल्यू खुद देनी है। इस तरह से वैल्यू बेस्ड ऑफ रेवेन्यू मल्टीप्लायर जो है ये वैल्यू कितनी आती है वो पीकेआर की सूरत में हमने यहाँ पर मेंशन करनी है। इसी तरह से फर्दर ऑन मूव करें, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग्स है, तो ये जो है हमेशा ये 100% रहता है वेट इसका, ये हमें बता भी रहा है, इसके ऊपर फुल हमें गाइड भी कर रहा है, तो वो परसेंटेज हमने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो नॉर्मलाइज इनकम जो है वो हमें नेट इनकम खुद कैलकुलेट करके देगा। कैपिटलाइज रेट और नॉर्मल ग्रोथ रेट ये हमने खुद पिक करना है, और इस तरह से नेट कैपिटलाइजेशन का रेट खुद कैलकुलेट करेगा, और इस तरह से हमें वैल्यू बेस्ड ऑफ द अर्निंग जो है वो कैलकुलेट होगी। अगर लीवरेज की बात करें तो ये लीवरेज की वैल्यूज खुद कैलकुलेट करके हमें देता है, और उसका साथ चेक टोटल्स के भी हमें प्रोवाइड करता है। फिर हम ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स की तरफ आ जाते हैं, तो अगर हम उन ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स की तरफ आते हैं तो ये वैल्यूज भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर कर दे रहा है। दिस इज ऑल द की फाइनेंशियल डाटा जो हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हाउ वी कैन वर्क ऑन। अब आगे जाते हैं रेशो एनालिसिस। अब रेशो एनालिसिस में देखें कि अगर एसिड टेस्ट रेशो है तो वो तमाम खुद कैलकुलेट होंगी, करंट रेशोज हैं वो भी कैलकुलेट होंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेट इनकम है वो भी कैलकुलेट होंगी। ठीक हो गया ना, तो इसलिए ये हमारे पास लिक्विडिटी एबिलिटी टू मीट द ऑब्लिगेशंस जितनी भी रेशोज हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स है कि कैश जो है वो डेज रिमूव्ड है, ठीक है ना, ये खुद यहाँ पे वैल्यूज अभी तो जीरो है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये होना तो इसको चाहिए था येलो सेल, मैं इनको कर भी देता हूँ, ठीक है ना, तो व्हेन इट इज नीडेड तो हम इसको इंफॉर्मेशन को जो है यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से कैश का जो बैलेंस है वो आ गया, तमाम टोटल कैश का टोटल बैलेंस यहाँ पर इसने इसको मल्टीप्लाई करके हमें देना है, ठीक है ना। ओके, फिर आ जाते हैं कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज का कितना डेज का अपने उसे रिमूव करना है, और मार्केटेबल सिक्योरिटी का बैलेंस कितना है वो खुद कैलकुलेट करके देगा उसका टोटल, ठीक है। इसी तरीके से रिसीवेबल्स का डेज रिमूव कितने में होते हैं, और यहाँ पर ये भी जो बैलेंस है, ठीक है ना, ये हमें वहां से पिक करके देता है। ये फार्मूले यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर पिक करके देता है, जहाँ पर फार्मूले नहीं है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हमने खुद वहाँ पे मेंशन करना है, तो इसलिए रिसीवेबल बैलेंस का इसने डाटा खुद पिक करना है, और रिसीवेबल बैलेंस का टोटल जो है इसने खुद मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। इन्वेंट्री डेज रिमूव्ड में कितने में इन्वेंट्री डेज है, तो यहाँ पर डाटा हमने खुद पिक करना नहीं है, इसने इंसल्ट करना है, इसने खुद इसको पिक करना है। मैं इसको भी इस सेल का कलर जो है मैं वाइट कर देता हूँ, ताकि आपके इल्म में हो कि ये इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड नहीं करनी। चले जी, आगे मूव ऑन करते हैं। इन्वेंट्री का बैलेंस इसने खुद पिक किया, इन्वेंट्री का टोटल बैलेंस भी वो भी खुद पिक कर रहा है। अदर्स डेज रिमूव्ड जो है वो भी हमने ये इंफॉर्मेशन खुद देनी है। ओके, और फिर हमारे पास अदर के जो बैलेंसेस हैं वो कैलकुलेट होते हैं, और अदर करंट एसेट्स का जो टोटल है वो हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से हमें लिक्विडिटी इंडेक्स डेज के अंदर क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हमें जी स्कोर है, जो आउटपैंड का जी स्कोर मॉडल है, बहुत पॉपुलर मॉडल है, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि क्या बिजनेस जो है वो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर इस वर्कशीट के अंदर इसने जी स्कोर जो कैलकुलेट किया है वो अमेरिकन कंटेक्स्ट का फार्मूला है वो लिया हुआ है। फ्यूचर के अंदर मैं इंशाल्लाह इस वर्कशीट के अंदर कुछ एडिट करूंगा बाय आस्किंग द मिस्टर एरन कि यहाँ पर जो हम जी स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारे पास पाकिस्तान का जो मॉडल है जो मेरी रिसर्च है, तो इंशाल्लाह मैं इसको एडिट करके उनकी परमिशन के बाद तो वहाँ पर ये फार्मूला जो वैल्यूज जो है वो मेंशन करूंगा, तो हमारे पास ये वैल्यूज कैलकुलेट होती है, ठीक है ना, जी स्कोर का। और ये इसके लिए एक थ्रेश होल्ड है वो 3 का है, अगर ये 3 से वैल्यू ज्यादा जा रही है तो इट मीन्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन बैंक है, वो बैंक नहीं हो सकती, ठीक है ना। ओके, अगर ये वैल्यू फिर 3 से कम होगी तो बफर जोन में आएगी, और इस तरीके से उससे भी कम होगी तो उसके बफर जोन से कम होगी तो यकीनन फिर वो कंपनी जो कि वो बैंक के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं।
इसी तरह से एसेट मैनेजमेंट है कि रिसीवेबल टर्नओवर्स हैं, अपने क्रेडिट सेल्स की वैल्यूज को खुद पिक करके यहाँ पे ड्रॉप करना है। एवरेज डेज रिसीवेबल इसके देने हैं, लेकिन फर्दर इसने खुद पिक करना है, तो हमें रिसीवेबल टर्नओवर्स की वैल्यूज को दे देता है। इसके रेशियो को किस तरह से एक्सप्लेन करना है वो आपको बुक्स और लिटरेचर से help मिल सकती है। इसी तरह से डेज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द डाटा है, ठीक है ना, तो वो ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह से इन्वेंट्री का टर्नओवर है, ठीक है ना, तो ये हमने खुद ही डाटा प्रोवाइड करना है। और इन्वेंट्री टर्नओवर हमने 2020 की खुद कैलकुलेट करनी है, बाकी रेस्ट ऑफ द जो फार्मूलाज है वो पिक करेगा। इसलिए डे इन्वेंट्री का हमें यहाँ पे फार्मूला के जरिए कैलकुलेट करके दे रहा है, टोटल एसेट टर्नओवर भी कैलकुलेट करता है दे रहा है, ऑपरेटिंग एसेट रेशो भी कैलकुलेट करके दे रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी हमें कैलकुलेट के दे रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी कैलकुलेट करके दे रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी दे रहा है, और इवन के कॉस्ट टू द ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें लिटरेचर से मिल जाती है। फिर कैपिटलाइज्ड रेट, कैपिटलाइजेशन रेट या एसेट रिटर्न कैसे हमने करना है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम की वैल्यू जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया टोटल इन्वेस्टमेंट्स का, तो उसने फिर कैपिटलाइजेशन रेट को डिवाइड किया रिटर्न्स के ऊपर, तो हमें यहाँ पर उसने कैलकुलेट करके दे दिया कि कैपिटलाइजेशन का रेट क्या है। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कितना आ रहा है, वो 24% है, और कैपिटलाइजेशन का रेट 18% है। अगर लीवरेज की लेंगे, डेट टू टोटल एसेट्स की वैल्यूज, डेट टू कॉमन स्टॉक और टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड की वैल्यूज को कैलकुलेट कर देता है। इनकी वैल्यूज जो है किस तरह से एक्सप्लेन करना है वो लिटरेचर से हमें इसके बारे में पता चलता है। इस तरह से मार्केट में आएंगे तो पीई रेशो भी हमें कैलकुलेट करके देगा, प्राइस टू बुक रेशो वैल्यू भी कैलकुलेट करके देगा, और स्टॉक यील्ड की वैल्यूज को भी हमें खुद कैलकुलेट करके देगा। तो इस तरीके से हमें जो है रेशो एनालिसिस के अंदर इन तमाम चीज़ों की वैल्यूज का पता चलेगा। फिर आ जाते हैं बेंचमार्क। अच्छा जी, अब बेंचमार्क के जब आते हैं तो हमें यकीनन इस बात को इंश्योर करवाना होता है कि जो हमने बेंचमार्क करना है, एनालिसिस है, तो वो इंडस्ट्री के साथ हमने कंपनी का एनालिसिस करना है। तो हमें इंडस्ट्री का एनालिसिस कहाँ से मिलेगा, हमें, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, कि हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफएसए अवेलेबल है, तो हम एफएसए के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ से हमें सेक्टर का जो एनालिसिस है वो वहाँ से हम उसके डाटा को वहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे एसेट रेशो है इंडस्ट्री की, ये हमने खुद डाटा देना है, और हमारी कंपनी का जो एसेट टेस्ट रेशो है वो खुद कैलकुलेट करके दे देगा। करंट रेशो इंडस्ट्री की हमने वहाँ से पिक करनी है, उस एफएसए जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पब्लिश रिपोर्ट है, वहाँ से हमने ये डाटा कॉपी पेस्ट करना है 21/23/24/25 का, और यहाँ पे येलो सेल्स के अंदर, और कंपनी का वो उसने हमें करंट रेशो खुद कैलकुलेट करके देना। फिर रिसीवेबल टर्नओवर हमें एफएसए की से डाटा मिल जाएगा, और रिसीवेबल टर्नओवर कंपनी का इसने खुद कैलकुलेट करके देना है। इसी तरह से टोटल रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल का डाटा हमने वहां से कैलकुलेट करना है, और कंपनी का ये खुद कैलकुलेट करके हमें दे देगा, ठीक हो गया। तो इसी तरीके से क्या क्या नाम है, फर्दर इन्वेंट्री टर्नओवर है, डेज इन इन्वेंट्री है, एसेट टर्नओवर है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन एसेट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, डेट टू इक्विटी है, टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड है, ठीक है। ये तमाम वैल्यूज जो हैं इंडस्ट्री की हमने वहाँ के एफएससी से पिक करनी है, और कंपनी की खुद ब खुद कैलकुलेट कर कर देगा हमें। इसी तरीके से प्रॉफिट फॉर टैक्सेशन, ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द कंपनी हमें वहां से लेना, और ट्रेडिंग प्रॉफिट रेशो जो इंडस्ट्री की है तो हमने एफएससी से पिक करना है और इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। इसी तरह से नेट सेल ऑफ द वर्थ ऑफ द कंपनी जो है जब हमें खुद कैलकुलेट करके देगा, और नेट सेल टू द नेट्स वर्थ जो है का अपना इंडस्ट्री की हमने यहाँ पर खुद उसको मेंशन करना है। इस तरह से हमें इन्हीं डाटा के बेस के ऊपर, ओके, हमें क्या कैलकुलेट करके देता है, हमें कैलकुलेट करके देता है, एक ग्राफ्स बना के देता है जी। बता रहा है कि जो ब्लू ग्राफ है वो इंडस्ट्री का है, और जो ब्लू लाइन, सॉरी, और जो पिंक लाइन है वो बेसिकली कंपनी की है। अगर आप देखेंगे एसिड टेस्ट रेशो का कंपैरिजन करेंगे, तो कंपनी की जो एसिड टेस्ट रेशो है वो इंडस्ट्री टेस्ट रेशो से कम है। लेकिन अगर करंट रेशो में देखेंगे तो यही चीज़ आपको नजर आ रही है। लेकिन रिसीवेबल टर्नओवर में देखते हैं तो वो यकीनन जो पिंक लाइन है वो अबव है। इट मीन्स कि जो रिसीवेबल टर्नओवर्स हैं कंपनी के वो ज़्यादा हैं निस्बतन इंडस्ट्री से। रिसीवेबल कलेक्शंस का क्या कहते हैं, इंडस्ट्री का ज़्यादा है लेकिन कंपनी का कम है। इन्वेंट्री टर्नओवर का कंपनी का ज़्यादा है, इंडस्ट्री का कम है। इन्वेंट्री डेज में बात करेंगे तो कंपनी का कम है, इंडस्ट्री का ज़्यादा है। जब इसे टर्नओवर का कंपैरिजन करेंगे तो इस तरीके से हम क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को देखें, नेट प्रॉफिट मार्जिन को, रिटर्न ऑन एसेट्स को, रिटर्न ऑन इक्विटी को, और डेट टू इक्विटी, टाइम इंटरेस्ट, ट्रेडिंग प्रॉफिट, नेट सेल्स वर्थ रेशोज, इस तरीके से हम इनका कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं कि हाउ इट वर्क्स।
फर्दर हम जाते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे एक्टिव शीट 8 एक्टिव है, मैं अब 9 पे जाता हूँ। तो 9 के अंदर अब उसने वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करके देना है, ठीक है। अच्छा जी, हमने जैसे पढ़ा था कि येलो जो शीट्स हैं ये एनालिसिस हमने खुद वैल्यूज को यहाँ पे इंसर्ट करना है, और फर्दर जो वैल्यूज हैं उसने हमें 2021, क्योंकि हमारे पास 2020 का डाटा नहीं है, तो इसलिए 2021 का जो एनालिसिस है वो कहाँ से हम पिक करेंगे, वो हमने 2020 का डाटा इंसर्ट करेंगे, या 2020 के डाटा के साथ हम कंपैरिजन करके उसकी ग्रोथ सेल्स को, उसके सीजीएस को, उसके ग्रोथ इन कॉस्ट प्रॉफिट को, ग्रोथ इन इंटरेस्ट एक्सपेंस, ग्रोथ इन इंटरेस्ट टैक्स इनकम टैक्स एक्सपेंस, ग्रोथ इन नेट ऑपरेटिंग, ग्रोथ इन मिनॉरिटी एसेट्स, ग्रोथ इन नेट इनकम, ग्रोथ इन अर्निंग पर शेयर, ठीक है। और इसी तरह से कैश, कैश इक्विवेलेंट, अकाउंट सेबल, इन्वेंट्री, ये हमने ये तमाम जो वैल्यूज हैं ये हम लोगों ने कहाँ से ले ली है, इन ये वो है कि जो हमारी ग्रोथ हुई है, हमने वही 2020 के साथ इसका कंपैरिजन करके लेना है। लेकिन 2022 के अंदर हमें खुद कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है ना, क्योंकि 22 की वैल्यू को 21 की वैल्यू को ऊपर डिवाइड करके और उसके परसेंटेज के साथ उसका ग्रोथ हमें कैलकुलेट करके देगा, तो ऑटोमेटिकली ये ग्रो हो कैलकुलेट होगा। लेकिन ये वाली वैल्यू जो है 2021 की हमने खुद कैलकुलेट करनी है, ठीक हो गया। अभी उसके ऊपर इसने हमें ग्राफ बना कर दे दिए कि हम इन ग्रोथ के ग्राफ्स को देखते हैं, तो ये ग्रोथ के ग्राफ जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि ईयर वाइज देखते हैं कि नेट सेल्स के अंदर 21 से 22 में इंक्रीज हुआ, फिर फर्दर क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। कॉस्ट ऑफ गुड्स को देखते हैं तो 2021 में इंक्रीज हुआ, फिर डिक्लाइन हुआ। अपना ग्रोथ एंड ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं तो 2021 में इंक्रीज हुआ, फिर 2022 में डिक्लाइन हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्लाइन का शिकार हुआ। ग्रोथ इन नेट इनकम भी देखेंगे, इंक्रीज और फिर डिक्लाइन है, फिर ग्रोथ और ईपीएस भी इंक्रीज और डिक्लाइन है, टोटल एसेट्स में इंक्रीज, डिक्लाइन, इंक्रीज और फिर डिक्लाइन है। और इस तरह से हर ग्राफ जो है जो हमने वहां पर ऊपर बनाया, तो उसकी बेस के ऊपर हमें पता चल जाएगा कि इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। हमने जब वर्टिकल एनालिसिस में आना है, तो ये वाली शीट जो होगी हमें वर्टिकल एनालिसिस की बात करती है। तो इसके अंदर वर्टिकल एनालिसिस के अंदर आपने कोई चीज को इनपुट नहीं करना, क्योंकि ये बैलेंस शीट का वर्टिकल एनालिसिस है, इनकम स्टेटमेंट का और करंट रेवेन्यूज का जो हमारे पास क्या नाम है, करंट टू रेवेन्यूज का हमारे पास जो है वो वर्टिकल एनालिसिस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो तमाम की तमाम जो वैल्यूज हैं वो खुद कैलकुलेट हुई हुई हैं, तो हम इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बुक से, इसको लिटरेचर से इसको करते हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो होगी वो हम कर पाएंगे। तो इसी तरीके से जब आप देखेंगे ब्रेक डाउन करंट एसेट्स का, अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि इस ग्राफ से अगर देखेंगे तो बता रहा है कि अगर 100% हो तो उस 100% के अंदर हर किसी का कितना एसेट है, यानी कि अंदर करंट एसेट्स का कितना है, इन्वेंट्री का कितना है, अकाउंट रिसीवेबल्स का, शॉर्ट टर्म का कितना है, और कैश टू कैश फ्लो का कितना है। यानी इसका इसका जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो ब्रेक डाउन था वो बेसिकली कम हो रहा था, और अकाउंट रिसीवेबल्स बेसिकली इंक्रीज कर रहे हैं। इस तरह से हर किसी का हमें जो है वो ब्रेक डाउन यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि 100% के अंदर रहते हुए कितना हुआ। अब यहाँ पे नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स की बात हो रही है, तो वहां से हमें ब्रेक डाउन का पता चलता है, ठीक है ना, कि 100% के अंदर कितना हुआ, कि मीन्स कि नॉन करंट एसेट्स का ब्रेक डाउन ज्यादा है और करंट एसेट्स का ब्रेक डाउन ऑलमोस्ट 20% पे जा रहा है। तो इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज के अंदर देखते हैं कि अकाउंट पेबल का ब्रेक डाउन जो है वो हमारे पास ज्यादा है निस्बतन फर्दर ब्रेकडाउन्स को हम देखते हैं। तो इसी तरह से लाइबिलिटीज एंड इक्विटी का टोटल एसेट्स मेजर कॉस्ट का ब्रेकडाउन है, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो ट्रेंड्स के ब्रेकडाउन जो है वो हमें यहाँ पर दे दे। तो इसी तरह से जो पहली 5 शीट्स थी, अगर हम देखें, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, होम पे जाता हूँ, तो मैंने कहा पढ़ा था कि फर्स्ट जो 5 शीट्स हैं वो बेसिकली इनपुट की हैं, और रेस्ट ऑफ द 10 शीट्स जो हैं वो बेसिकली आउटपुट्स की हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने ये तमाम आउटपुट्स की रेशोस की बात कर ली है, और इनकी जो डिस्कशन है वो बेसिकली आपने किसकी बेस के ऊपर करनी है, वो करनी है आपने कंपनी के उन डाटा के ऊपर, ठीक है, जो हमारे पास इस वक्त हमने हिस्टोरिकल डाटा पिक किया, और अगर हमने यहाँ पर सही तरीके से इंसर्ट किया होगा तो हमारे पास जो आउटपुट की वर्कशीट्स उससे होंगी, जहाँ पे हमें फर्दर रिक्वायर्ड डाटा होगा, तो हमें जहाँ से हेल्प चाहिए, जैसे मैंने बताया आपको, वहाँ से देते हैं, तो फिर हमें यहाँ पे जो रेशोज कैलकुलेट होंगे वो एक्यूरेट होंगे, उसको एक्सप्लेन करना आसान होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये पार्ट सी को डिस्कस करूंगा, और ये कैसे काम करता है, तो इंशाल्लाह इन पर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में डिटेल शेयर की जाएगी।